कश्मीरी आवाम के ऊपर मज़ालिम ढाए हुए हैं, उसकी हम भरपूर तरीके से मज़म्मत करते हैं और इस सिलसिले में अपने कश्मीरी भाई बहनों के साथ इज़हार यकजहती के तौर पर आज वज़ीर आला हाउस में एक वॉक मुनक्किद की गई थी, जिसके अंदर वज़ीर आला सिंध, पाक फ़ौज, कानून नाफिज करने वाले इदारे, ब्यूरोक्रेसी और वज़रा ने शिरकत की और एक बार फिर इस बात का अयादा किया कि इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। दूसरी जो कोरोना वायरस के हवाले से सिचुएशन है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करनी है कि आज सुबह के अखबारों में अगर आप नज़र डालें, जो लेटेस्ट पोजीशन है कोरोना वायरस की, वो ये है कि 9% पॉजिटिविटी तनासुब पाकिस्तान भर में पहुंच गया है। जो लोग कह रहे थे कि नहीं हमने चीज़ों को अंडर कंट्रोल रखा हुआ है, सिंध हुकूमत जल्दबाजी में फ़ैसला कर रही है, सिंध हुकूमत गलत फ़ैसले कर रही है, आज मैं उनसे सवाल पूछना चाहूँगा कि वो बात जो हम एक हफ़्ते पहले कर रहे थे कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, सिचुएशन बड़ी तशवीशनाक है, अगर बर वक्त फ़ैसले ना किए तो ये किसी वक्त भी जो डेल्टा वेरिएंट है ये आग की तरह फैल सकता है। हमारी बातों का मजाक उड़ाया गया, हमारी बातों के ऊपर तनकीद की गई। मैं आज उन तनकीद करने वालों से ये सवाल पूछना चाहूँगा कि 9% जो पॉजिटिविटी का तनासुब है, क्या इत्मीनान बख्श है? अभी भी आप यही कहेंगे कि सिंध हुकूमत ने जो फ़ैसले किए थे वो गलत थे? पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान में, और ये 9% का जो मैं तनासुब बता रहा हूँ, ये पिछले कई महीनों में एक बहुत बड़ा नंबर है। पिछले 24 घंटों में 60 अफराद पाकिस्तान में अल्लाह ताला को प्यारे हुए हैं। ये NCOC के फिगर्स हैं। ये नंबर्स आपको बार बार बता रहे हैं कि सिचुएशन कितनी तशवीशनाक है, सिचुएशन कितनी ख़तरनाक है। अगर हमने बर वक्त फ़ैसले नहीं किए, अगर हमने आज ज़िम्मेदार तरीके से अपना काम नहीं किया, मैं एक बार फिर उन लोगों को कहना चाहूँगा जिनका काम सिर्फ तनकीद करना है, जिनका काम सिर्फ मनफी सियासत करना है, जिनका काम सिंध के हवाले से कोई चाइना कटिंग का मंसूबा करना है, सियासी चाइना कटिंग, मैं समझता हूँ उनको कोविड के इशू को प्रायोरिटी देनी चाहिए। उनकी सारी पॉलिसी इस वक्त जो है, सारी हिकमत अमली अपनी कौम, अपनी आवाम को इस वायरस से बचाने के हवाले से होनी चाहिए। सिंध हुकूमत अपनी आवाम को, अपने बसने वाले शहरियों को इस वबा से बचाने के लिए मुतहर्रिक अंदाज से काम कर रही है, प्रोएक्टिव अंदाज से काम कर रही है और वैक्सीनेशन के अमल को यकीनी बनाने के लिए हम सिंध भर में और वैक्सीनेशन सेंटर्स खोल रहे हैं ताकि एक आम आदमी को वैक्सीन लगवाने में कोई दिक्कत महसूस ना हो और वो आसानी से वैक्सीन लगवा सके। अच्छी खबर यह है कि पिछले 24 घंटों में सूबा सिंध में 2,90,000 लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। 4 अगस्त को सूबा सिंध में 2,90,000 लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। ये सबसे बड़ा फिगर है। आप सब जानते हैं कि आज से 6-7 रोज़ पहले लोग वैक्सीन के ऊपर इतने कंफर्टेबल नहीं थे, वो वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं जा रहे थे और डेली यौमिया कोई 50-60 हज़ार लोग वैक्सीन लगवाते थे। वो नंबर 50,000 से बढ़ा के
6 गुना इन 6 रोज़ में हमने तकरीबन 3 लाख तक पहुंचाया है। ये शो करता है कि सिंध हुकूमत सिर्फ लॉकडाउन, सिर्फ बंदिशों, सिर्फ सख्ती के ऊपर फोकस नहीं कर रही है। सिंध हुकूमत लोगों को एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए मेडिकल एक्सपर्ट्स की एडवाइस के मुताबिक वैक्सीनेशन के अमल को यकीनी बना रही है। और मुझे खुशी होती है बताते हुए कि कराची शहर में पिछले 24 घंटों में 1.5 लाख अफराद ने वैक्सीन लगवाई है। 1.5 लाख हमारे 7 ज़िलों में। ज़िला जुनूबी में सबसे ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, ईस्ट में लगवाई गई है, सेंट्रल। और ये नंबर इंशाल्लाह, जैसे मैंने कल गुजारिश की थी कि नंबर 2.5 लाख क्रॉस करेगा, ना सिर्फ 2.5 लाख को क्रॉस किया बल्कि 2,90,000 पे पहुंचा। और हमारा टारगेट है इंशाल्लाह कि हम इसको 3 लाख क्रॉस करेंगे आज। हम ये नंबर्स क्यों एक्सीड कर रहे हैं? क्योंकि हमने जगह जगह वैक्सीनेशन सेंटर्स को स्टैब्लिश कर दिया है। कल कराची शहर में, जैसा कि मैंने पहले ऐलान किया था, हमारे जो मोबाइल हॉस्पिटल्स हैं, जो मोबाइल वैन्स हैं, उनको एक्टिवेट किया गया और कराची के मुख्तलिफ मकामात पर उन वैन्स को मूव किया गया ताकि लोग अपनी नेबरहुड में बैठ के आसानी से वैक्सीन लगवा सकें। और मैंने ख़ुद कल अंचोली का विज़िट किया जहाँ पर वो मोबाइल वैन काम कर रही थी। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 3 मकामात पर ये मोबाइल वैन काम कर रही है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 2 मकामात पर काम कर रही है। डिस्ट्रिक्ट साउथ में 2 मकामात पर ये वैन काम कर रही है। तकरीबन कोई 12 मोबाइल वैन्स हैं जो कि कराची में इस वक्त फंक्शन कर रही हैं। और इसके मुस्बित असरात आ रहे हैं कि आपने कराची शहर के अंदर 1.5 लाख का टारगेट अचीव किया। मैं सिंध में बसने वाले तमाम शहरियों का शुक्रगुजार हूँ। मैं तमाम इंतज़ामिया का, हेल्थ डिपार्टमेंट का, अपने हेल्थ प्रोफेशनल्स का शुक्रगुजार हूँ कि किस तरीके से वो मेहनत करें। और मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि वो अपने चैनल्स पे लोगों को कायल करने की कोशिश कर रही है, लोगों को कन्विंस कर रही है कि आप अपने घरों से निकलिए, मास्क पहनिए और वैक्सीनेट कराइए। मैं कराची के अलावा आपको सांगड़ की मिसाल देना चाहूँगा। डेली 11-12 हज़ार अफराद का सांगड़ के अंदर वैक्सीनेशन हो रही है। उमरकोट में हो रही है, मीरपुर ख़ास में हो रही है, हैदराबाद में हो रही है। सिंध के हर ज़िले में इस वक्त वैक्सीनेशन हो रही है। और जैसा मैंने आपको बताया, 1.5 लाख कराची ने टच किया और तकरीबन 1,40,000 अंदरूनी सिंध के बाकी ज़िलों ने टच किया। और हमारा टारगेट है इंशाल्लाह इस नंबर को 3 लाख से क्रॉस करके हम और मज़ीद बढ़ाएंगे। इस काम के लिए हमें मीडिया के ताउन की ज़रूरत है ताकि वो जो लोगों को कन्विंस करने का प्रोसेस है उसको जारी और सारी रखें। एक आम आदमी की मदद चाहिए कि वो लोगों को कायल करे कि हुकूमत वैक्सीन आपको प्रोवाइड करी है, जगह जगह आपके लिए आसानी पैदा करने की हद्दुल इम्कान कोशिश हो रही है। कुछ जगहों पे प्रॉब्लम आ रही है लेकिन उनको एड्रेस किया जा रहा है और इंशाल्लाह अगले 2-3 रोज़ में मज़ीद इसके अंदर बेहतरी आएगी। इसके साथ साथ जहाँ वैक्सीनेशन के नंबर बढ़ रहे हैं, जहाँ कोरोना वायरस की जंग में पॉजिटिविटी रेशो बढ़ रहा है, उसके साथ साथ महंगाई इस मुल्क में जिस तरह बढ़ रही है, इस वक्त एक आम आदमी परेशान है कि वो किस तरीके से कोरोना वायरस का भी मुकाबला करे। और ये जो अवाम दुश्मन पीटीआई की हुकूमत है, इसकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से जो इस वक्त महंगाई हो रही है, उसको कैसे फेस करें। बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं एक फ़िगर कोट करना चाहूँगा कि 1.4% जो एसेंशियल आइटम्स है ना, आपके फूड आइटम्स, उसमें पिछले 1 माह में यानी कि जून के मुकाबले में जुलाई में 1.4% इजाफा हुआ है। 1.4% एसेंशियल आइटम यानी कि जो गरीब आदमी, एक आम आदमी रोटी, चावल, दही, दूध, एक आम आदमी, मज़दूर, किसान, मीडिया वर्कर, तमाम लोगों को जो चीज़ हिट करती है उसमें इजाफा हुआ है। आप सब जानते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर
कीमतों को, जो सब्सिडी थी उसको ख़त्म किया जा रहा है और कीमतों को बढ़ाया जा रहा है। आप सब लोग जानते हैं कि पिछले एक माह में तकरीबन कोई 7.5 से 8 रुपये शायद पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है। और मैं बार बार कहता हूँ ये कि अगर पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा होगा तो दाल भी महंगी होगी, दूध भी महंगा होगा, चावल भी महंगा होगा, रोटी भी महंगी होगी। और इसी वजह से आपको नज़र आता है, क्योंकि आप देखते हैं ना कि बार बार वफाकी तर्जुमान कहते हैं कि कीमतों को कंट्रोल करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सूबों की है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद, यहाँ तो इन लोगों की हुकूमत है। क्यों कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही? कीमतें इसलिए कंट्रोल नहीं हो रही कि आप जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे, बिजली की कीमत बढ़ाएंगे, गैस की कीमत बढ़ाएंगे, मिट्टी की तेल की कीमत बढ़ाएंगे, एलपीजी की कीमत बढ़ाएंगे, तो उसका जो एंड रिज़ल्ट है वो आपकी जो एसेंशियल आइटम्स हैं उसके ऊपर भी आएगा। और बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी में आप ये तो कहते हैं कि कराची में कीमतें कंट्रोल नहीं होती, इसकी ज़िम्मेदार सिंध हुकूमत है। इस्लामाबाद में अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? अगर लाहौर के अंदर कीमतें बढ़ रही हैं, पेशावर में, कोयटा में बढ़ रही हैं, मुल्तान में बढ़ रही हैं, फैसलाबाद में बढ़ रही हैं, उसका ज़िम्मेदार कौन है? वज़ीर आज़म साहब जो करोड़ों रुपए की गाड़ी में बैठ के किसी अपने कैमरामैन के साथ इस्लामाबाद की दुकानों का विज़िट करते हैं, इसकी भी तारीख़ में आपको मिसाल नहीं मिलती कि एक आम आदमी की मुश्किल का अंदाज़ा वो इम्पोर्टेड गाड़ी में बैठ के अपनी वीडियो बनवाते हुए वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आम आदमी इस वक्त मुतमईन है। वज़ीर आज़म साहब, अगर आप सड़क पर निकलें, राजा बाज़ार जाएं, आपारा मार्केट जाएं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक आम आदमी को क्या मुश्किलात दरपेश हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ आपकी प्रायोरिटी इस महंगाई के जिन को काबू करना नहीं है। आपकी प्रायोरिटी आज भी सिंध को काबू करना है। आज भी जो अपने मंसूबे आप लोग बनाते हैं, उस मंसूबों का महवर यही होता है कि किस तरीके से हम सिंध के ऊपर काबिज हो जाएं। और सिंध पर कब्ज़ा करने के लिए वो लोग जो कि माजी में सेलेक्टेड थे, जिनको सिंध की आवाम ने बारहा रिजेक्ट किया और वो अब रिजेक्टेड हैं, और रिजेक्शन की वजह से वो डिजेक्टेड थे, यानी कि माजी के सिलेक्टेड, बाद में रिजेक्टेड और अब डिजेक्टेड, उन लोगों के साथ आप बैठ के सिंध के लिए मंसूबे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब, अगर आपको मीटिंग करनी है तो आवाम को रिलीफ देने के लिए मीटिंग करें। पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को आपको मीटिंग करनी है। आप कहते हैं ना मुझे गरीब आदमी का बड़ा एहसास है, पीटीआई वाले कहते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा, आपको गरीब आदमी को रिलीफ देनी है? जो 8 साढ़े 8 रुपये आपने पेट्रोल की कीमतों में पिछले एक माह में इजाफ़ा किया है, उन कीमतों में इजाफे को आप ख़त्म कर दें, 1 महीने पहले की पोजीशन पर ले आएँ, आप महंगाई को कंट्रोल करने में थोड़ा कामयाब हो पाएंगे, गरीब आदमी को रिलीफ देने में थोड़ा सा कामयाब हो पाएंगे। लेकिन इस बारे में कोई मीटिंग नहीं होती, इस बारे में कोई बातचीत नहीं होती। अफसोस, सद अफसोस। जी, कोई सवाल जवाब है तो बताइए। अच्छा, शायद पीटीआई को एक्सपर्टीज़ है मंशियात के हवाले से, शायद वो जानते हैं चीज़ों को ज़्यादा, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा कि मंशियात को माजी में इन्होंने किस तरीके से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया था।
आपको याद होगा कि नून लीग के एक लीडर को गिरफ्तार किया और इल्ज़ाम लगाया मंशियात के हवाले से, और बड़ी कस्में खाई गई, बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन आखिर में अदालत के अंदर कुछ साबित नहीं हुआ और उस शख्स को पाबंद सलासल रखने के बाद आपने आखिर में अदालत ने उसको छोड़ा। तो आप क्यों बार बार इस तरह की साजिशें करने की कोशिश करते हैं? क्यों? आपको नज़र नहीं आता कि इस्लामाबाद में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की आप बात कर रहे हैं उसको हम तो सूबाई सिंध में कंट्रोल कर रहे हैं। आपको नज़र नहीं आता इस्लामाबाद में, आपके इस्लामाबाद में जहां आपकी डायरेक्ट हुकूमत है, वहाँ पर नूर के साथ क्या होता है? किस तरह की बेईमाना कार्रवाई कर दी जाती है? क्या वज़ीर आज़म को नहीं पता कि कल रहीम यार ख़ान में क्या हुआ है? क्या वज़ीर आज़म को नहीं पता कि पिछले दिनों डेरा गाजी ख़ान के कच्चे के डाकुओं ने क्या किया था? खुदारा हुकूमत को आईनी अंदाज में चलाएं, आहनी अंदाज में ना चलाएं। हुकूमत आईने पाकिस्तान इख्तियारात को बड़ा क्लियरली मेंशन करता है कि वफाक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सूबे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सूबे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप सोच रहे हैं कि जिस तरह माजी में आपने नैब के ज़रिए और FIA के ज़रिए यहाँ पर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की है 3 सालों में और आप नाकाम हुए, आपने देखा कि उस विक्टिमाइजेशन ने ना सिंध के लीडरान की और ना सिंध के अवाम के हौसले ख़त्म कर पाई, तब आपने कहा कि मैं नैब के साथ FIA के साथ ANF को भी इस्तेमाल करूँगा इस काम के लिए। वज़ीर आज़म साहब, आपको मीटिंग करनी है तो लोगों को रिलीफ देने के हवाले से मीटिंग करें। आपको मीटिंग करनी है तो कराची की आवाम से जो आपने वादा किया था 162 अरब रुपए का और बाद में 1100 अरब रुपए का, उसके हवाले से बताइए कि कब वो तमाम चीज़ें होने जा रही हैं। क्योंकि अभी तक जो आप इफ्तिताह कर रहे हैं वो तो माजी की हुकूमतों के स्टार्ट किए हुए मंसूबों का कर रहे हैं, और अगले भी कुछ दिन में जो इफ्तिताह करेंगे वो भी वही इफ्तिताह होंगे जो कि माजी की हुकूमतों ने स्टार्ट किए थे। अच्छा, आपने जिक्र किया महंगाई हो गई है, विफाकी हुकूमत तो कहती है कि मुल्क में सबसे ज़्यादा कारों की फरोख्त हुई है, आम आदमी बड़ा खुशहाल है, सारी कारें जो आम आदमी खरीद रहा है। महंगाई है कहाँ पर? पाकिस्तान का मजदूर अब गाड़ी खरीद रहा है, पाकिस्तान का किसान अब गाड़ी खरीद रहा है, क्या पाकिस्तान का मीडिया वर्कर अब गाड़ी खरीद रहा है? अगर गाड़ियां कोई ख़रीद रहा है तो वो ATM जो हैं इन लोगों की, वहीं पैसे की रेल फेल है जो इतनी ये लोग माशाल्लाह अरबों रुपए की टीके लगाते हैं पाकिस्तान की मईशत को, जिसका नुकसान एक आम आदमी को होता है। वज़ीर आज़म साहब, आपको लोग मिसगाइड करते हैं। जनरल मुशर्रफ भी इसी तरह की बात करते थे कि मेरे दौर में इतनी गाड़ियाँ बिक गई, इतनी मोटर बाइक्स बिक गई, कितनी खुशहाली आ गई। ये बैरोमीटर नहीं होता, ये बेंचमार्क नहीं होता, बल्कि माजी की हुकूमतें जब स्टॉक एक्सचेंज की भी मिसाल देती थी ना, तो आप लोग कहते थे कि स्टॉक एक्सचेंज बैरोमीटर नहीं होता। मैं आपको कहूँगा प्लीज़ चले जाइए F6 F7 की मार्केट, आपारा मार्केट चले जाइए, राजा बाज़ार चले जाइए, कराची आ जाइए, लियाकताबाद चले जाइए। आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त पाकिस्तान के आम आदमी आपकी पैदा करदा महंगाई में पिसे हुए हैं। जो इस्तेहसाल एक गरीब आदमी के साथ, मिडिल क्लास के साथ आपके दौरे हुकूमत में, आपके इख्तदार में हो रहा है, ये अनप्रेसिडेंटेड है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। और बजाय इसके कि आप उनको रिलीफ दें, आप कहते हैं गाड़ियाँ महंगी हो रही। मैं तो ये सवाल पूछना चाहूँगा, पेट्रोल आपने इतना महंगा कर दिया है, उस गाड़ी में लोग पेट्रोल कैसे डलवाएंगे? वो गरीब आदमी मोटर बाइक में पेट्रोल कैसे डलवाएगा? तो ज़रा खुदा का वास्ता है, अपनी बातों में तो एहसास है, अपने ऐलानात में तो एहसास है, अपने काम, अपनी काविशों में
अपने इक़दामात में एहसास पैदा कीजिए। आपने अपनी बातचीत में कहा कि रिजेक्टेड लोगों के साथ वज़ीर आज़म साहब जो है वो बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपने कहा कि सियासी चाइना कटिंग करने की कोशिश की जा रही है। अगर वो सियासी चाइना कटिंग कर रही है तो उसके हुकूमत के लिए इसमें मुश्किल वाली बात क्या है? दूसरी बात आपसे ये पूछी कि वज़ीर आज़म साहब ने ये भी कहा कि वफाकी दलों के जरिए सिंध के इंतज़ामी मामला में देखेंगे। पहले मरहले में पीपल्स पार्टी के 8 सीनियर रहनुमाओं को जो है वो नोटिस आ गया FIA की जानिब से। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं तो ये शो कर रहा है ना कि FIA को किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये तो शो कर रहा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हरकत के लिए तमाम चीज़ें कर रहे हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन सियासी यतीमों को वज़ीर आज़म हाउस बुलाएं, उनको चाय पिलाएं। अरबाब ग़ुलाम रहीम साहब जो कि थर के एक ज़माने में बादशाह कहलाए जाते थे, वो 2013 में हारे, 2018 में हारे, फिर 2020 में उमरकोट का रुख किया उन्होंने और उमरकोट से इलेक्शन लड़ने की कोशिश की। इलेक्शन लड़ा उन्होंने, क्या हुआ? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथों हार गए ना। तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ ना, हमारे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोग कह रहे हैं कि जी कराची को कोरोना की वजह से आफत ज़दा डिक्लेयर कर दिया जाए, तो क्यों ना वज़ीर आज़म ये ऐलान कर दें। बड़ा एहसास है उनको, लोगों का बड़ा एहसास है, मेरे कराची का, उनको, हमारे कराची वालों का, तो कर दें आफत ज़दा डिक्लेयर। वज़ीर आज़म वो आदमी है, जब सैलाब आया था ना सूबा सिंध में, जब उमरकोट मीरपुर ख़ास डूबा हुआ था, तो वज़ीर आज़म ने तो वहाँ का रुख नहीं किया। लेकिन मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्तों से पूछना चाहूँगा, माजी में तो आप बार बार हुकूमत छोड़ देते थे, पेट्रोल की कीमत बढ़ी और आपने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया। तो यहाँ तो पेट्रोल की कीमतों में एक बार नहीं कई बार इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म ने कराची के हवाले से कई वादे किए, उस पर यू टर्न ले लिया। सेंसस के ऊपर आपकी बात नहीं सुनी गई वफाक ने, हमने तो, आप अपने मुकदमे से हट गए। हम पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत उस मुकदमे के साथ खड़ी रही और आज भी खड़ी है। सेंसस के ऊपर आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हुए। लेकिन हाँ चलें, कल परसों आपने ऐलान किया है कि कराची के टैक्स को माफ़ कर दिया जाए। हमारे ताजिर भी बार बार आके कहते हैं, सनतकार भी कहते हैं। तो चलें, वफाकी हुकूमत को आप कहें ना कि भाई टैक्स माफ़ करो कराची के, वरना हम हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करते हैं। लेकिन नहीं, ऐसी बात आपको होते हुए नज़र नहीं आएगी।